हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि आपके मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम मैथ के पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमारी दो क्लासेस हुई हैं पेडागोजी की, एक आपका हिंदी का हुआ, दूसरा ईवीएस का हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में हम मैथ के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैथ में, मैथ पेडागोजी में, वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम लाएं उसके जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गणित शिक्षक का मानना है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। ठीक है, एक गणित शिक्षक हैं जो कि गणित पढ़ाते हैं, वो मानते हैं कि जो लड़के होते हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो गणित सब्जेक्ट होता है उसको वो ऐसा मानते हैं कि जो लड़के होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और जो लड़कियां होती गणित में अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो वो शिक्षक क्या दर्शाता है यहाँ पे, उचित दृष्टिकोण वाला है, या नीतिपरक है, या फिर लिंग पक्षपाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे एक टीचर खुद ही मान रहा है कि लड़के जो है गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो वो जो है लिंग पक्षपाती कर रहे हैं। ठीक है, जबकि आज के टाइम पे लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ को पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो टीचर है वो मानते हैं कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो शिक्षक जो है वो लिंग पक्षपाती, वो पक्षपात कर रहे हैं कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। उच्च प्राथमिक जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसमें जो गणित का शिक्षण किया जाता है, गणित जो पढ़ाई जाती है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व किस रूप में है। भौतिक के रूप में है, मानसिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में है, या फिर आध्यात्मिक रूप में है। तो चाहे प्राथमिक लेवल की बात हो या फिर उच्च प्राथमिक लेवल की बात हो, वहाँ पे अगर बात करी जाए गणित शिक्षण के सर्वाधिक महत्व की बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा महत्व किस रूप में होता है, तो वो होता है व्यवहारिक रूप में। गणित जो होता है उसको हमारे जो दैनिक जीवन का जो व्यवहारिक होता है, जो हम व्यवहार में लाते हैं सारी चीज़ें दैनिक जीवन में, उसमें जो है गणित का बहुत ही महत्व होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गणित का यूज होता ही होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, व्यवहारिक रूप में सबसे ज़्यादा महत्व होता है गणित शिक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छा गणित, अगर आप एक अच्छा गणितज्ञ होना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए। सूत्रों को याद करने की, बिल्कुल नहीं, याद करने की जहां बात आए वो आपका गलत होगा। बेशक वो मैथ की बात हो, लेकिन सूत्रों को याद करने की बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा है समस्या समाधान की, यह भी गलत है, क्योंकि गणित की बात हो रही है। सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की, बिल्कुल सही। अगर आप गणितज्ञ बनना चाहते हैं, एक अच्छा गणितज्ञ बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर सभी अवधारणाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, उनको लागू करने की और उनमें संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। तो सी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो विज्ञान विषयों के आधार पे विषय के रूप में माना जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामाजिक अध्ययन। तो वो आपका कौन सा है, वो है आपका गणित। ठीक है, जो गणित है या जो है विज्ञान विषयों के आधार पे माना जाता है एक विषय के रूप में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाने की शुरुआत की जा सकती है। किस रूप में शुरुआत की जा सकती है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना न करें। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके। तीसरा लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके। और डी ऑप्शन कि बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा कर। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक क्लास ली थी, अगर आपने देखी होगी, पॉजिटिव और निगेटिव का। अगर आप कोई भी पेडागोजी, किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी सॉल्व करते हैं तो आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
जैसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताते हैं। यहाँ पे दिया है कि नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, ये तो अभी ऑप्शन सही लग रहा। दूसरा है कि क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, ठीक है, तो सूत्रों को स्पष्ट करके ये अभी गलत है, ठीक है, इसको देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, मानक इकाई जहाँ पर हो, क्योंकि मानक जो शब्द है ये आपका निगेटिव शब्द है, तो जहाँ पर मानक शब्द आपको नजर आ जाए वो आपका निगेटिव, तो ये ऑप्शन हमेशा आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा है कि बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर, अभ्यास करने की बात जहाँ पे हो अधिक से अधिक, ये भी आपका निगेटिव होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, जो बच्चों प्राथमिक लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाया जा सकता है शुरुआती लेवल पे, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है उनको क्षेत्रफल के बारे में हम बता रहे हैं, तो जो भी एग्जाम्पल देंगे या कोई भी चीज़ बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में, तो खुद की जो नोटबुक होती है या उनकी जो किताबें होती हैं या पेंसिल बॉक्स होता है, इन सभी को जो है प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर बताएंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है इस तरीके से होगा, इसका पाठ किताब है तो इसका क्षेत्रफल ऐसे होगा, पेंसिल बॉक्स का क्षेत्रफल कितना है, तो उनको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष जो है सही तरीके से देख पा रहे हैं, जो कि डेली यूज जो है उसको कर भी रहे हैं, तो वो आसानी से समझ पाएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। कौन सी भावना पर, ये बताना है। पहला तर्क शक्ति, दूसरा है आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन है विचार शक्ति, या फिर ये सभी। तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में जिन भावनाओं पर नियंत्रण करने का जो कौशल सिखाया जाता है या विकसित होता है वो होता है आपका तर्क शक्ति भी, खुद पे आत्मविश्वास रखना भी, साथ ही विचार शक्ति। ये सभी जो है ऑप्शन सही होगा कि ये सभी जो कौशल है इन सभी का जो है नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है गणित शिक्षण के माध्यम से। इन सभी कौशलों पर जो है नियंत्रण रखना जो है इम्पॉर्टेंट होता है, और इन तीनों पे जो है नियंत्रण रखने का जो कौशल है विकसित होता है गणित के शिक्षण के जो है देते समय या देने के दौरान, ठीक है। यानी गणित शिक्षण के माध्यम से तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, इन सभी के जो है कौशलों का विकास होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। निगेटिव बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उसे पढ़ाने की विधि, दूसरा है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, और डी नंबर है कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव बताना कि उस सिद्धांत का पालन नहीं करता, तो पढ़ाने की विधि तो पालन करता है। दूसरा है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यानी छोटे छोटे प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये है क्या है, ये निगेटिव है, आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का पाठ पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। माप का पाठ है उसको पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक नाप, तीसरा है केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, और चौथा है अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, जो अप्रामाणिक माप है जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर केवल है, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए ये जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सही बताना है, ठीक है। तो डी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा कि अप्रामाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका सम्मिलित होता है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये बताना है। पहला है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर, दूसरा ऑप्शन है खोजबीन उपागम का उपयोग करके हस्तचालकों का प्रयोग करना तथा संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में सम्मिलित करना। यह है बी ऑप्शन, ठीक है।
सी नंबर है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका कि खोजबीन उपागम का उपयोग करना। जहां पे खोजबीन की बात हो जाए वो आपका हमेशा सही होगा ऑप्शन। इसमें बात कर रहा है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करके हस्तचालकों का प्रयोग करना तथा संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, वास्तविक जीवन से जोड़ना, और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, साथ ही विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल भी करना। इस जो ऑप्शन में कई सारे पॉजिटिव वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो खोजबीन उपागम, दूसरा हस्तचालकों का प्रयोग, तीसरा है कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, और चौथा है विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 का छात्रा या कक्षा 4 की छात्रा संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकती है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करती है। लिखावट में त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी है। कौन सी सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक जीवन की बात हुई है। ठीक है, फिर भी तीसरा देखते हैं कि उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। डी नंबर है कि संख्या प्रणाली की संख्यात्मक को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो अभी तक जो सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। जो बच्चा है उसके वास्तविक जीवन के जो भी अनुभव हैं उसको गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना जो है सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की छात्रा संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकती है। ठीक है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलतियां करती है। लिखावट में त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या होगी, यानी कि वो मौखिक रूप से तो बता देती है लेकिन लिखने में कई सारी गलतियां करती हैं। तो लिखावट को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी क्या होगी ये बताना है। पहला, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, ये गलत होगा। ठीक है, अभ्यास बार बार कराना गलत होता है। दूसरा, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। तीसरा है कि उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। ठीक है, ये भी गलत है। डी नंबर है कि संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। बिल्कुल सही। अगर संख्या प्रणाली को जो है हल करने में उसको एक जो विधि होती है एक तरीके से अगर आप उसको सिखाते हैं उसमें नहीं सॉल्व कर पाती है तो उसको कई सारे जो है अलग अलग तरीके में आप सिखाएं। संख्या प्रणाली जो आप सिखा रहे हैं उसको कई तरीके में सिखाएं। ठीक है, अलग अलग तरीकों में सिखाएं तो कोई ना कोई तरीका उसको समझ में आएगा जिससे उसको जो है संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने में प्रॉब्लम जो होगी उसको जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा कि संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को आनंद प्रदान करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि दैनिक जीवन चर्या में बदलाव करना, या फिर तीसरा समय को बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो गणित की पाठ्य पुस्तक में जो विभिन्न प्रकरण होते हैं जिसमें कि अभ्यास समय का समावेशित करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है विस्तृत अधिगम को अवसर प्रदान करना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है जिसमें गणित पढ़ाया जाता है उसका क्या महत्व है। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, या फिर बौद्धिक आदतों के विकास में, या फिर वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो जो गणित पढ़ाया जाता है विद्यालयों में जो या फिर जो गणित का पाठ्यक्रम होता है विद्यालयों में उसमें उसको पढ़ाने का जो महत्व होता है वो होता है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में। इसको जो है उसके ज्ञान और कौशल में जो है बढ़ोतरी हो। ठीक है, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में उसका जो मानसिक जो विकास है उसका डेवलप हो। वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, साथ ही उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो है चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं गणित को जो है पढ़ाने में, या विद्यालय पाठ्यक्रम में जो गणित होता है उसका जो महत्व होता है इन सभी रूपों में होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव बताना कि कौन सा सही नहीं है। दूसरा है कि पहला ऑप्शन है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव है। दूसरा है कि 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती, ये आपका निगेटिव है, सभी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम संख्याएं नहीं होती, ये निगेटिव और सी नंबर ही आपका सही होगा क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, या फिर संख्यात्मक कौशलों का विकास, या फिर बीजगणित पढ़ाना, या फिर परिकलन या मापन पढ़ाना। ठीक है, तो जो है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार विद्यालय में जो गणित शिक्षण पढ़ाया जाता है, जो गणित का अध्ययन कराया जाता है, उसका संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, यानी यहाँ पे बात करी जा रही है गणितीय गणना में। ठीक है, यानी गणित के जो है सवाल को गणना करने में, सवाल को सॉल्व करने में गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? चर्चा या वाद विवाद द्वारा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गणित है, कोई अन्य सब्जेक्ट तो है नहीं कि चर्चा या वाद विवाद द्वारा उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये गलत है। दूसरा है कि मौखिक कार्य द्वारा, ये भी गलत है। तीसरा है लिखित कार्य द्वारा, जी नहीं, क्योंकि मैथ क्या होती है, वो अभ्यास मांगती है, तो अभ्यास द्वारा गति प्राप्त कर सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका जो गणित है वो जो है स्ट्रांग होगा, उसके जो है जितने भी क्वेश्चन उसको आप जितने अभ्यास करेंगे उतना आप सॉल्व कर पाएंगे, उतना चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अभ्यास द्वारा आप गति प्राप्त कर सकते हैं गणितीय गणना करने में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? कौन सा पाठ्यक्रम है जो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पहला है चौपड़, दूसरा है सममिति, तीसरा है प्रतिरूप और चौथा अनुपात। तो चौपड़ भी है, सममिति भी है, प्रतिरूप भी है, लेकिन अनुपात आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि गणित का जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे आपका चौपड़ भी है, सममिति भी है, प्रतिरूप भी है, लेकिन अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, इसका प्रयोग किसके विकास संवर्धन में होता है? वैदिक गणित की बात की जा रही है। ठीक है, विद्यालयों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान करने की, या फिर निर्मितों की गणित में एकाग्रता की, या फिर गणना के कौशल तथा गति की। तो जो वैदिक गणित है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है प्राथमिक विद्यालयों में, इसका जो प्रयोग है वो जो है गणना के कौशल तथा गति के संवर्धन में होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, अगर गणित में बेहतर होना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सूत्र याद करने की, तीसरा है हल को याद करने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी है, क्योंकि जो जितने भी जो है गणित होते हैं, गणित के जितने भी सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं सूत्रों पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद है या आप समझ पा रहे हैं कि सूत्र किस तरीके से होते हैं, इनको जो है किस तरीके से इनसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, अगर आपको सूत्र याद है तो आप गणित में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, गणित में अच्छी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सूत्र याद करने की जो है आवश्यकता होती है गणित में बेहतर होने के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो सूत्रों पे आधारित होते हैं, बिना सूत्र के आप उनको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हिले के अनुसार ज्यामिति के डैश विकास पर है। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हिले के अनुसार ज्यामिति के किस विकास पर है? ठीक है, मानसिक चित्रण स्तर पर, किस स्तर के विकास पे है ये बताना है। दूसरा विश्लेषणात्मक स्तर पे, या फिर अनौपचारिक निगमन स्तर पर, या फिर औपचारिक निगमन स्तर पर। ठीक है, तो ये जो है मानसिक चित्रण स्तर के विकास पे है। ठीक है, किसके? वेन हिले के ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर के विकास पर है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी हो सकती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये बताना है। पहला कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। यानी कोई एक ऐसा किताब है जिसमें बहुत सारे अभ्यास दिए हैं जो कि सरल से लेकर जो है क्या है कठोर तक है। उनमें जो है सरल से लेकर सबसे छोटे से सबसे इजी वे से जो है सब, उसके बाद क्या है कठोर तक है, ठीक है। यानी कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ना कि उसमें जो है सिर्फ कठोर अभ्यास, उसमें इजी अभ्यास भी हैं, कई सारे अभ्यास उसमें दिए होते हैं, जो कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है। दूसरा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है। जो जिस तरीके की स्थिति होती है उसके माध्यम से संकल्पनाओं का परिचय भी दिया जाता है, जो कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है, ठीक है। तीसरा कि केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। जी नहीं, सिर्फ हल किए गए अभ्यास नहीं होते, बल्कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें हल करना होता है। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक होता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता ये नहीं होती कि वो किताब मोटी और भारी होनी चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, तो ए और बी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन समीकरणों को हल करने में अच्छा है, लेकिन आमतौर पर शब्द समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर समय वह पूछता है कि क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या भाग करना चाहिए, ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आपने बीटीसी किया हुआ है यानी डीएलएड या फिर बीएड किया हुआ, तो जो आपकी इंटर्नशिप होती है, अगर आप प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने गए होंगे तो आपने खुद देखा होगा कि अगर आप उनको गुणा भाग या जोड़ घटाना का सवाल देते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वो सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो निशान होता है प्लस का निशान या माइनस का निशान उसको नहीं समझ पाते। वो क्या बोलते हैं, जब आप उनको प्लस करने के लिए बोलते हैं या माइनस करने के लिए बोलते हैं तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है। अगर कभी कभी अगर आप डांट देते हैं कि आप बार बार पूछते हो, तो पूछते नहीं है, तो क्या करते हैं जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे या माइनस जो है उसको प्लस कर देंगे। अगर आपने प्लस के सवाल दिए हैं तो उनको नहीं समझ में आता उसको प्लस करना कि माइनस करना है, उसको क्या कर देते हैं, कभी कभी वो माइनस करने लगते हैं या फिर कभी कभी क्या कर लेते हैं उसको प्लस कर देते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सवाल पूछते हैं उसका क्या रीजन है, ठीक है, क्योंकि वो जो है क्या है निशान को समझ नहीं पाते। पहला ऑप्शन है कि सोहन में संख्या संचालन की समझ का अभाव है, ठीक है। यानी कि संख्या संचालन की समझ का संख्या संचालन की समझ का तो अभाव नहीं है, संख्या तो समझ पा रहा लेकिन वो निशान नहीं बता पा रहा कि प्लस करना कि माइनस करना, ये निशान उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा है कि सोहन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, वो कर सकता है लेकिन समझ नहीं पाता कि जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है। तीसरा है कि सोहन वर्ग को परेशान करने के लिए अवसर चाहता है, जी नहीं। डी नंबर है कि सोहन को भाषा समझने में समस्या है, बिल्कुल सही। जो प्लस या माइनस करने का जो एक भाषा होता है कि ये जो प्लस है इसको जो है क्या कहते हैं या माइनस को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसा निशान बना है तो हमें क्या करना है, और माइनस का निशान बना है तो हमें क्या करना है, या फिर गुणा का निशान बना है तो हमें क्या करना है, और या फिर भाग का निशान बना है तो हमें क्या करना है। ये जो भाषा होती है एक प्रकार की गणितीय भाषा होती है, उसको समझने में उसको समस्या होती है, इसलिए वो पूछता रहता है कि इसको प्लस करना है, माइनस जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि सोहन को भाषा समझने में समस्या है, ठीक है, जो एक गणितीय भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संक्रियाओं या मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करता है। अगला ऑप्शन है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती है, यह प्रश्न है, ठीक है। कोई एक संख्या है जिनमें जो है गुणा करने पर जो है वो संख्या 24 का गुणनफल देती है, यानी गुणनफल क्या होता है 24 होता है, ठीक है। गुणा कोई संख्या है उसको आपस में गुणा करने पे जो गुणनफल आता है वो 24 आता है। तो ये प्रश्न किस प्रकार का है, बच्चे को सोचने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, ठीक है। तीसरा है कि एक बंद समाप्त प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित उत्तर हैं। और डी है कि बच्चे को सामान्य समस्या सुलझाने की रणनीति सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके, तो ये गलत होगा। एक बंद समाप्त प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित उत्तर है, ये भी गलत है। एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, तो कब बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक बच्चे को सोचने में मदद करता है, ये तो गलत ही है।
तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा कि गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती है। यह प्रश्न कैसा है, एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो विद्यालय में गणित पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है, कौन सा संकीर्ण उद्देश्य। पहला है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ठीक है, तो ये गलत होगा। रैखिक बीजगणित से संबंधित चीजें नहीं बताना है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे, बल्कि दूसरा ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास। बिल्कुल सही। प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा पढ़ाई जाती है गणित की, उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। बच्चों की संख्याएं जो होती है, जो भी संख्याएं होती हैं, जैसे आपकी काउंटिंग हो गई, गिनती हो गए, उनमें जो है उनके कौशलों का विकास करना, यानी संख्यात्मक चीज़ों की कौशलों का विकास करना। गणित का जो है प्राइमरी लेवल पर जो गणित शिक्षा देने का जो उद्देश्य होता है ये होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो हम लाएं, जितनी भी क्लासेस हमारी हो, उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और क्लास आपको जो है मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।